प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पार्लियामान की खुसूसी 12 रुकनी कमेटी जिसने चीफ जस्टिस के नाम का इंतखाब करना है, उसका पहला इजलास आज हुआ और उस इजलास में तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। तहरीक इंसाफ ने बावजूद इसके के नाम दिए लेकिन इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। वो इसका हिस्सा क्यों नहीं बनी, यहीं से आज बात का आगाज़ करते हैं। रऊफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब। चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए कमेटी बनी, आपने नाम भी दिए, क्यों इस इजलास का बॉयकॉट किया? ये थैंक यू असद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। ये रात को एक्सटेंसिवली हमारी कमेटी में डिस्कस हुआ था कि हमें जाना चाहिए कि नहीं। उन्होंने नाम मांगे थे तो नाम भिजवा दिए थे, लेकिन अभी वो राइट फोरम के ऊपर जाके उसको डिस्कस नहीं किया गया था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये बनी हुई है कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकातों के ऊपर टोटल पाबंदी है। तो हम उनसे रब्ता नहीं कर पाते। उनकी गाइडेंस जो है वो हमारे लिए हर स्टेप के ऊपर ज़रूरी होती है और इसलिए कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और कल भी फील किया गया डोमिनेटली ये कि जी खान साहब से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसके बाद चूँकि आज मीटिंग थी और कोई तरीका नहीं था कि खान साहब के साथ मुलाकात हो सके, सो फिर हमने जो डिस्कस किया, डिसाइड किया वो ये कि बेसिकली हम इस सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसको एग्री नहीं करते। ये हम फील करते हैं कि एक इलिजिटिमेट जो पार्लियामेंट है उसने एक इलिजिटिमेट एनेक्टमेंट की है और ये एट सम पॉइंट इन टाइम ये सब कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाएगा। ये मामला जो है ये ट्राई होगा और वी फील कि ये रिवर्स भी होगा। सो अगर हम जाते हैं, हमारी डेलीगेशन जाती है, तो हम उसकी जो प्रेजेंस है वो एक किस्म की इस इलिजिटिमेट फोरम को लिजिटिमाइज करने के मुतरादिफ होगा। तो इसलिए यूनानिमसली फैसला किया गया रात को कि जी हमें इस कमेटी में शिरकत नहीं करनी चाहिए। ये पीटीआई के पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया या कोर कमेटी ने? बिल्कुल पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया। खान साहब की मुशावरत के बगैर ये फैसला हुआ, यानी जाहिर है खान साहब से अगर राब्ता नहीं हो पा रहा तो फैसले तो फिर जो अवेलेबल लीडरशिप है उसी ने करने हैं। लेकिन फिर ये फैसला कहाँ पर हुआ था? साहब के नाम भिजवा दिए जाए, यानी पहली थॉट कहाँ पर आई थी? वो जब नाम जब मांगे गए थे तो उस वक्त जो वहाँ लोग मौजूद थे, वहीं जो पार्लियामेंट्री पार्टी में, उन्होंने फैसला किया था और वो नाम भिजवा दिए थे। और पार्टी फैसला नहीं किया था, नाम भिजवा दिए। और आप पार्टी ये समझती है कि नहीं इसका हिस्सा बनना नहीं? स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांगली वी फील कि जी हमें किसी भी इलिजिटिमेट फोरम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इसको लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। अभी अक्सरियत वहाँ पर जो तनासुब है वो ये है कि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत वैसे भी पूरी हो रही है हुकूमत की। अगर ये ना हो रही होती सूरत और अपोजिशन के भी नंबर पूरा, यानी अपोजिशन के बैठने से वहाँ 2/3 अक्सरियत उनकी कम हो जाती, तो फिर आप बैठने का फैसला करते। मतलब आप इसलिए भी कर रहे हैं कि कोई फायदा तो है नहीं क्योंकि उनके पास नंबर तो पूरा है। देखिए, नंबर उनके पास पूरे होते या नंबर उनके पास पूरे ना होते, बेसिकली एक असूली फैसला हमारा ये है कि किसी इस इलिजिटिमेट इनेक्टमेंट को हम लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते हैं और उसी की बेसिस के ऊपर हमने ये फैसला किया है। नंबर्स तो उनके पूरे हैं, जैसा कि आपने खुद फरमा दिया है, वो कर देंगे। अभी जो दूसरी जो कमेटी है उसमें भी उनके नंबर्स पूरे हैं। उन्होंने कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट इस तरीके से की हैं कि तमाम का तमाम जो नंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास मौजूद हैं। वो जो अपॉइंटमेंट्स होंगी उनके पास नंबर्स होंगे, वो कर सकते हैं। तो उनकी जो क्या लफ्ज़ मैं उसका इस्तेमाल करूं कि उनकी जो एजेंडा है, एक एजेंडा का कॉन्सेप्ट के एजेंडा को सर्व कर रहे हैं, वो इससे भी ज़ाहिर होता है कि जो भी काम है वो उनके अपने हाथ में है, उनको एक्सरसाइज करेंगे और वो हो जाएगा। ये तो आईनी तरमीम होने से पहले रऊफ़ साहब आपके और हमारे सबके इल्म में था कि ये दो चीज़ें ऐसी होने जा रही हैं। ये जो पार्लियामान की खुसूसी कमेटी बन रही है चीफ जस्टिस के नाम के लिए और जो जुडिशल कमीशन बना है 13 मेंबर्स का, उसमें फॉर्मेशन उसकी इस तरह की हो गई है कि हुकूमत का कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल। और आज ये हुकूमत नहीं रहती, कल को आपकी हुकूमत हो जाएगी तो आपका भी इस पर कंट्रोल हो जाएगा। उसकी बनी तश्कील ही ऐसे हुई है। ये बात जब आपको पहले से मालूम है तो बैरिस्टर गौहर ने फिर ये क्यों ऐलान किया था मौलाना के साथ बैठ के कि हमारा कोई बड़ा एतराज इसके ऊपर बाकी नहीं रहा, हम कुछ और वजूहात की बिना पर वोट ना देने का फैसला कर रहे हैं? देखिए, वो पुरानी बात हो गई है। उस वक्त उन्होंने बातचीत आगे बढ़ रही थी। हमारे आखिरी दिन जिस दिन फैसला किया हम वोट नहीं करेंगे, उस दिन की बात है। आखिरी जो कहाँ वोट देने, कहाँ वोट ना देने, ये तो कल की बात है। ये तो कल फैसला हुआ है, कल रात को फैसला हुआ है हमने कि जी हम इस कमेटी में हमने पार्टिसिपेट नहीं करना। आईनी तरमीम को वोट ना करने की, आईनी तरमीम के ऊपर कभी भी कंसेंसस नहीं हुआ था। हमने कुछ प्रपोजल्स दिए थे मौलाना साहब को, हम कंसीड करते हैं। बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ ताल्लुक था, है और रहेगा, इंशाअल्लाह ताला बढ़ेगा और भी। और एक अगर एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको मान लिया जाता तो शायद पार्टी जो है वो दोबारा से इसको कंसिडर करती। लेकिन जो चेंजेस हुई हैं, जिस तरीके से चेंजेस हुए, देखिए मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आईनी अदालत नहीं बनी, आईनी बेंच बन गए हैं, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गए हैं, ठीक हो गया। अब वो बेंच जो है
हमारा तो बेसिक मकसद ये था कि आईनी अदालत इसलिए न बने कि हम नहीं चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के साथ पैरेलल जुडिशरी एक और आए। ठीक है, तो दोनों आपस में टकराएं और वो कोई भी कुछ काम ना कर सके। लेकिन उन्होंने बेंचेस की जो हैत रखी है वो वही है जो कि एक कोर्ट की है। हमारा ये था कि जी जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के उसको फंक्शन उनके सो पावर जो है सारी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ में रहेगी। इन्होंने उससे तो सारी पावर ले ली है। सो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका, जो जिसे कहना चाहिए सब्सटेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको ऑल्टर कर दिए। तो उसके हम हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं बिल्कुल किसी सूरत में। लेकिन हुकूमत जो बयानियां बना रही है, हुकूमत के लोग वो ये कह रहे हैं मुसलसल के देखिए पीटीआई का इस मुसव्वदे पर कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने इमरान खान को जेल में मिलने वाली सोबतों या राब्ता ना होने या पार्टी के लोगों की गिरफ्तारियों और एहतजाज के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन होने, इन वजूहात के बिना पर उन्होंने वोट नहीं किया, वरना मुसव्वदे पर उन्हें कोई इख्तलाफ नहीं है। और ये वो इस वजह से कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर ने मौलाना के साथ आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि जी हमारा इत्तफाक राय है लेकिन हम इस वजह से वोट नहीं कर रहे। देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन, मैं उन तमाम मीटिंग्स में मौजूद रहा हूँ जिसमें ये मसला डिस्कस हुआ है। ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है पार्टी का कि हमने इस इलिजिटिमेट एक्ट को लेजिटिमाइज नहीं करना। अगर किसी शख्स ने कहा है तो शायद उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। वो वजह नहीं है, वो वजह बिल्कुल नहीं है। वजह सिंपली ये है कि जिस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की गई हैं और जो उनकी हैत है, जो उसमें चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई है, उसके साथ हम बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। ये आईनी बेंच वाला मामला काम कर सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का, वकला का ये ख्याल है कि जो आईनी बेंच है ये फंक्शनल ही नहीं हो सकता इसकी रूह के मुताबिक। इसमें बहुत सारे इटसेल्फ इसमें तजादात हैं जो बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा भी था, और उमर अयूब खान साहब ने भी इसकी निशानदेही की कुछ हवालों से। मेरे ख्याल इस बारे में बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है। कुछ वकला हजरात ने भी इसके ऊपर बात की है और उन्होंने कहा है कि ये जो ज्यूरिस्डिक्शन का मामला है वो सेटल नहीं होगा। वो जो दो इस वक्त कोर्ट, सब प्रैक्टिकली 2 कोर्ट्स बन गई हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो भी कोर्ट ही है तकरीबन। तो इनके दरमियान ज्यूरिस्डिक्शन का जो मामला है वो एक तनाद बना रहेगा। वो बार बार जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में सामने आएगा। राव साहब, जिन 4 लोगों ने वोट किया, क्या वो पीटीआई के लोग थे? आप किन 4 लोगों की बात कर रहे हैं? मौलाना से के अलावा जिन्होंने नंबर पूरे करने के लिए 4 लोगों तो आपको तो पता है कि हमने उन लोगों को तो शो कॉज भी कर दिया है। हमने तकरीबन 9 लोगों को शो कॉज कर दिया। लेकिन उनका कहना यह है कि उन्होंने जीतने के बाद जेयूआई में या पीटीआई में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखी थी। आज भी वो इलेक्शन कमीशन और नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे उनके कागजात में आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको शो कॉज नोटिस पार्टी का किया जा सकता है, मेंबरशिप नीचे नहीं हटाया जा सकता। देखिए, हमने शो कॉज उनको किया है, वो शो कॉज आपके सामने भी आ जाएगा। कल रात को फैसला हुआ है कि उनको शो कॉज करना है। 9 लोगों को शो कॉज हमने किया है। उसके बाद पार्टी क्या फैसला करती है, आगे जा सकते हैं, कितना जा सकते हैं, जैसा कि आपने खुद कहा है, कहाँ जा सकते हैं वो हम देखेंगे कानून के मुताबिक। हम लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हम जा सकते हैं। लेकिन आप उनके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इलेक्शन कमीशन को नहीं लिख सकते कि उनको डीसीट किया जाए? आज़ाद के तौर के ऊपर जो लोग हैं उनको तो शायद डीसीट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो पीटीआई के लोग हैं तो उनको डीसीट करने के लिए हम लिख सकते हैं। राव साहब, इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनको रिजर्व में रखा गया था, ज़रूरत पड़ती तो ये वोट करते, लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया, जिनमें बहुत ज़्यादा नाम 2 लोगों का आया, जिनमें डॉक्टर जरका का नाम भी आया, सेनेटर फैसल सलीम का भी आया। हमने उनको भी शो कॉज कर दिया। क्या पार्टी इस नतीजे पर पहुंच गई है कि ये वाकई इन्होंने जी, जिस आप देख लीजिएगा उनमें नाम आएंगे, मेरा ख्याल आज आ जाएगा, रात को निकल आएंगे। 9 लोगों को हमने शो कॉज किया, उसमें 2 सेनेटर्स का नाम भी है और उसमें जैन कुरैशी का नाम भी है। जी, जैन कुरैशी का नाम भी है। जैन कुरैशी का नाम भी है। यानी पार्टी इस बात पर यानी उन्होंने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं कि ये लोग भी शो कॉज का फैसला हुआ है। अच्छा, ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि जैन कुरैशी का नाम खबर नहीं दे रहा जी, मैं तो रात को मीटिंग जो था, जो फैसला हुआ है, तो वो शो कॉज तो सामने आ जाना है, वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं। जैन कुरैशी की का जो वजाहती बयान आया था वो पार्टी को मुतमईन नहीं कर वो सकता। पार्टी के ऊपर है, पार्टी डिपेंड करता है कि वो शो कॉज का मतलब है कि जो आप एक्सप्लेन करें। अभी तो ये नहीं कि कोई आगे उसके बाद वो एक्सप्लेन करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो उसके बाद पार्टी आगे बढ़ने के बारे में फैसला करें। और डेफिनेटली पार्टी का इस सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी साहब से तो कोई रब्ता हुआ नहीं होगा। ऑब्वियसली जी, इमरान खान से नहीं हो रहा था, उनसे मीटिंग नहीं हो रही, मीटिंग नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर कोई ऐसी कयूद नहीं लगी हुई मिलने की, वो मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, तो उनसे रब्ता हो भी सकता है। तो वह मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली पार्टी रब्ता भी करेगी, उनसे बात भी करेगी इस सिलसिले में। लेकिन जो इस तक वक्त की जो सिचुएशन है वो मैं आपसे
राव साहब, ये कितनी तशवीश की बात है कि आपके 11 लोग तकरीबन जो है वो हुकूमत ने तोड़ लिया। मैं ये एक और साइड भी तो है ना कहानी की, उसको मत भूला करें कभी भी असद साहब। जो हमारे साथ हुआ है, जो इन लोगों के साथ हुआ है, जिन लोगों के बच्चे उठाए गए हैं, वो क्या मैं बात करूं, मैं तो खुद शर्म आती है कि वो चीज़ें मैं डिस्क्राइब करूं कि वो इंसानियत जो है वो रोती हुई दिखा देती है मुझे, इखलाकियात जो हैं वो रोती हुई दिखाई देती हैं। तो वो जो हुआ है उनके साथ, हमारे लोगों के साथ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता और इसके ऊपर। तो पार्टी ने अपना डिसिप्लिन तो इम्पोज करना ही करना है, लाजमी बात है, वो तो उन्होंने करना है, शो कॉज करेंगे, लाजमी बात है। लेकिन सब जो जिन लोगों के साथ और भी लोगों के साथ हुआ, लेकिन वो खड़े रहे, फयाज शजरा वगैरह के साथ, यही तो बात खड़े रहे, यही असद, यही इनके बारे में तो ये समझा जाता है कि शायद इनके साथ उतना वर्स्ट नहीं हुआ। यही वो फैक्टर है जो कि काउंट करता है सबसे ज़्यादा, कि जी वो लोग, उनका क्या कसूर है जो कि हमारे साथ खड़े रहे हैं, और उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ फिर भी वो खड़े रहे। क्या इन लोगों को, जिनमें जैन कुरैशी भी शामिल हैं, क्या इन लोगों को कहा गया था पार्टी की तरफ से भाई अंडरग्राउंड हो जाएं, आप अपने आप को केपी में ले जाएं, आप महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं, आप अपने आप को अनअवेलेबल करें ताकि इस किस्म का खदशा ना रहे? तो इन लोगों ने ये क्यों नहीं किया? पार्टी ने बहुत सारी हदायत दी थी, जिनमें से कुछ पर अमल हुआ है, कुछ पर नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं फर्दर डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन लाजमी बात है कि उसके जो नताइज हैं वो सब देख रहे हैं। आपका या पार्टी का ये क्या ख्याल है कि ये लोग क्या खौफ का शिकार होकर इन्होंने हुकूमत का साथ देने का फैसला किया, या बिक गए हैं ये लोग? मैं कोई इस स्टेज के ऊपर, जबकि इंक्वायरी अभी नहीं हुई, मैं कुछ ऐसी कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। पहला स्टेज होती है शो कॉज की, जी एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। जब एक्सप्लेनेशन आएगी, फिर पार्टी के अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी, डेटा भी होगा, तो उनके साथ वो फिर कंपैरिजन किया जाएगा, तो एक नतीजे के ऊपर पहुँच के फिर अगला जो स्टेप है वो लिया जाएगा। मेरा ख्याल है कुछ 2-4 दिन इंतज़ार कर लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा रऊफ साहब, अभी अली मीन गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जी आईनी तरामीम के खिलाफ अब एहतजाज होगा, ये फाइनल कॉल होगी और पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, सिर्फ इस्लामाबाद को नहीं, पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे। ये अली मीन गंडापुर साहब अपने तौर पर कह रहे हैं या पार्टी में किसी फोरम पर यह फैसला हो गया है? तो अली मीन साहब कह रहे हैं तो लाजमी बात है कि कुछ लोगों से बात उन्होंने की होगी। हमारी एक डिटेल्ड मीटिंग होने जा रही है पॉलिटिकल कमेटी की, वो उसमें काफ़ी फ़ैसले किए जाने हैं, हमारा एजेंडा है, और उन फैसले जब हो जाएंगे तो हम डेफिनेटली उसको पब्लिक करेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे कि पार्टी का आगे का जो लाया अमल है वो क्या है, क्या करने जा रही है हम लोग। एहतजाज के हवाले से हर चीज़ के हवाले से इसी हफ्ते में मीटिंग। ये जो अभी आपने जुम्मे को एहतजाज की कॉल दी थी, गुज़श्ता जुम्मे को, जुम्मे के बाद निकले पाकिस्तान भर में, नहीं निकले लोग, क्या हुआ? कारकुन थक गए हैं या उन्हें लीडरशिप पर एतमाद नहीं रहा? देखिए, हमारी लीडरशिप भी नहीं रही, क्योंकि लीडरशिप को हमने सिक्योर किया हुआ था। कोई भी हमारा एमएनए वगैरह और सेनेटर जो है सबको हमने सिक्योर किया हुआ था, वो मौजूद नहीं थे लीड करने के लिए। नहीं तो एक बड़ा फैक्टर था, वो भी था। लोग निकले हैं, ये नहीं कह सकते कि जी नहीं निकले, शायद इतनी बड़ी तादाद में वो लोग नहीं निकले। तो एक वो प्रोटेस्ट फटीग भी होती है, वो भी कही जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम इस मीटिंग में जो कि होने जा रही है उसमें डिस्कस करेंगे, और कॉम्प्रिहेंसिव एक लाया अमल जो है पार्टी का आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, वो हम कौम के सामने। हामिद खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं हुए तो हम किसी और को कबूल नहीं करेंगे। क्या ये पार्टी का फैसला है या हामिद खान साहब वकला के तौर पर की नुमाइंदगी करते हुए कह रहे हैं? देखिए, पार्टी का फैसला भी यही है कि जी जिसकी टर्न है उसी को ही चीफ जस्टिस बनना चाहिए। लेकिन हामिद खान साहब की ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो आप जिक्र कर रहे हैं वो उन्होंने वकला तहरीक के मार्फत से दी है, और वो वकला तहरीक जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं। 28 से 29 तारीख को मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात होने जा रहे हैं। वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा, और अगर उसको हम जीत जाते हैं, दैट मीन्स के प्रोफेशनल ग्रुप जो है हामिद खान साहब का, तो वो एक फैसिलिटेशन होगा वकला की तहरीक को लॉन्च करने के लिए। लेकिन वकला की तहरीक जो है वो लॉन्च हो रही है जी, डेफिनेटली लॉन्च हो रही है। बहुत बड़ा फेल होगा जी। आपने पूरी अपनी गुफ्तगू में ये बार बार कहा कि हम इसको लेजिटिमेट नहीं करना चाहते, ये जो आईनी तरमीम हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आईनी और कानूनी तरीके से, यानी 2/3 अक्सरियत के लिए जो वोट करने का जो आईनी तकाजे थे वो पूरे किए गए हैं, और आईन साजी, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। उन्होंने इस हक को इस्तेमाल करते हुए नंबर पूरे करके और कर लिया। ये जो आप कहेंगे कि 4 लोगों को मुनहरिफ कराया, वो मुनहरिफ होना भी आइन में उसकी भी मौजूद है, उसके लिए भी एक फैसला आया हुआ है 63A वाला। तो गैर कानूनी अमल कहाँ हुआ है? अब लेजिटिमेट तो ये हो गया। देखिए, ये अमल जो है ना आइनी था ना कानूनी था। देखिए, कानून को आपने एक एजेंडा ड्रिवन कानून को 63A को एक अच्छा कानून बना था कि जी वो वोट काउंट नहीं होगा। ये
जो इंसानी ज़मीर और इंसानों की जो सौदागरी होती थी उसकी वो ख़त्म करने की तरह एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम था। लेकिन चूँकि इस हुकूमत को वो सूट नहीं करता था तो उसको चेंज करवाया। इट वॉज एन एजेंडा ड्रिवन थिंग। उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो सही ये ना मेरी परसेप्शन में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में असद ना ये कानूनी है, ना ये आइनी है, ना ये इखलाकी है, ना ये इंसानियत के तकाज़ों के ऊपर पूरा उतरता है। ये एक इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी और इंतहाई बदनुमा किस्म का एक फेल था। जो क्या पीटीआई ने इसको चैलेंज करने का फैसला किया? बिल्कुल करेंगे हम जी, बिल्कुल करेंगे। कहाँ चैलेंज करेंगे? आईनी बेंच में करेंगे चैलेंज या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? जहाँ भी हमारा इस सारे कन्फ्यूजन को जब ख़त्म होगी तो हमारी वकला टीम हमें एडवाइस करेगी जी कि अब इस जहाँ जा सकते हैं तो वहाँ जाएंगे। अभी तक तो वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। चले, बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज पार्लियामान की जो खुसूसी कमेटी है जिससे चीफ जस्टिस के 3 नामों में से एक नाम का इंतखाब करना है चीफ जस्टिस के लिए, उसका पीटीआई ने बॉयकॉट किया। आज पार्लियामान की कमेटी जो है वो फैसला करेगी। उम्मीद है कि शायद आज ही चीफ जस्टिस का नाम सामने आ जाए। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, खुशामदीद। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपको भी खुशामदीद। मालिक साहब, पहले तो ये बताइए कि पार्लियामान की जो कमेटी है ये चीफ जस्टिस की काबिलियत को कैसे जांचेगी? किस बुनियाद, यानी पैरामीटर्स क्या होंगे कि वो समझेंगे कि जस्टिस मंसूर ज़्यादा काबिल हैं या जस्टिस मुनीब को होना चाहिए, जस्टिस जाहिया अफरीदी को? किस बुनियाद पर जो पार्लियामान के अरकान है वो फैसला करेंगे? मेरा ख्याल है जी बेसिक तो क्राइटेरियन एक ही होगा कि इनका ख्याल ये था कि बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रही है कोर्ट से पीटीआई को और खान साहब को, और ये वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि ऐसा हम सेटअप बनाएं कि जिसमें कम से कम उनको एक्स्ट्रा रिलीफ मिलनी बंद हो जाए। टू बी फेयर, इनके जो नज़दीक तो यही बहुत बड़ी रिलीफ है कि अगर इनको रिलीफ नहीं मिल रही तो उनको भी एक्स्ट्रा रिलीफ ना मिले। तो ये बहुत बड़ा क्राइटेरियन होगा। और ये फैसले जो आखिरी 4-5 पोलिटिकल फैसले हैं, 63A है, रिजर्व सीट्स हैं, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरियन होगा, कहें या ना कहें। लेकिन जाहिर है इनको ये उन जजेस से बहुत अनकंफर्टेबल होंगे कि जिन्होंने 63A का फैसला किया, जिन्होंने रिजर्व सीट्स का फैसला किया, और वो दोनों चीज़ें जो हैं वो मंसूर शाह साहब के अगेंस्ट, जिसको कहते हैं स्ट्राइक 1 बेसबॉल वाली, स्ट्राइक 1 स्ट्राइक 2। और मेरा ख्याल है जो क्लैरिफिकेशन, सेकंड क्लैरिफिकेशन आई थी, लेकिन ये कभी नहीं हुआ था तारीख में हमारी भी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड फैसले के बाद अपनी कोई क्लैरिफिकेशन निकाली हो। तो मेरा ख्याल है उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा मंसूर शाह साहब के चांसेस पे। और अगर कल आप उनकी तकरीर भी सुने, ख्वाजा आसिफ साहब की जो कल तकरीर थी पार्लियामान में जी, उसमें भी उन्होंने काफ़ी हार्ड हिटिंग की थी कि जी एक ग्रुप है जजेस का जो ये फैसले कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपना ग्रुप रखना चाहते हैं, वो अपनी बात करते हैं। और एक बात अगर मैं पैराफ्रेज करूं तो गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि जी हम बालादस्ती, ये अदलिया बालादस्ती चाहती है, हम कहते हैं आप आज़ाद रहें लेकिन बालादस्त ना हो। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तो पॉलिटिकल फैसला है। ये रिफॉर्म्स भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, ये कोई खाली जुडिशरी की रिफॉर्म्स नहीं है, ये पॉलिटिकल बेसिस पे जुडिशल रिफॉर्म्स हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर शायद फायज ईसा साहब कॉम्प्रोमाइज के तौर पे आगे आ जाएंगे, बिकॉज मुनीब अख्तर तो डेफिनेटली बाहर हैं। अभी तक 50-50 नजर आ रहा है हमारा मंसूर अली शाह साहब पे, बेसिकली इज अ डिसेंट मैन, लेकिन ये 2-3 फैसले ऐसे हुए हैं कि जिसपे ये अनकंफर्टेबल है गवर्नमेंट। तो मुझे तो इनका झुकाव लगेगा कि जाहिया के साहब की तरफ आ जाएं। अगरचे ये भी बात होती है कि जी जस्टिस जाहिया, मंसूर अली शाह साहब और अतर मनिल्ला साहब ये एक ही लॉ फर्म के पार्टनर्स हैं, लेकिन जाहिया साहब पे कंट्रोवर्सी कोई नहीं है। सो लेट्स सी, हो सकता है ये मंसूर अली शाह साहब को इसलिए ले आए कि देखें बाकी चीजें तो उनके हाथ से निकल गई हैं ना अब, क्योंकि अब जितने भी पॉलिटिकल मामलात हैं वो तो जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जाएंगे, वो गवर्नमेंट के एब्सोल्यूट कंट्रोल में होगी उसकी कॉम्पोजिशन वगैरह। तो अब हो भी सकता है कि मंसूर अली शाह साहब को बना दें, क्योंकि जितने आईनी मामलात हैं वो उनके हाथ से निकल गए। सो इवन दो दे माइट नॉट लाइक हिम, लेकिन सिर्फ लॉयर्स को चुप कराने के लिए, देखिए लॉयर्स ने क्या कहा है सब ने, अगर वो ना बने तो हम तहरीक चलाएंगे। पीटीआई का आज का बयान है कि जी अगर सीनियर तरीन जज ना बना तो हम तहरीक चलाएंगे। अगर ये मंसूर अली शाह साहब को बना भी देते तो कोई क़यामत नहीं आएगी, क्योंकि पावर्स तो निकल गई हैं उनके हाथ से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डिसाइड करने के। तो हो सकता है कि आप मंसूर अली शाह साहब हो जाएं, बिकॉज
उनके पास वो डैमेज करने की इनके पास पावर नहीं है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास, वो पावर चली गई है टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। सही है, लेकिन सर इसमें आज जो पीटीआई ने बॉयकॉट किया है इस कमेटी का, अगरचे उन्होंने पहले नाम दे दिए अपने 3 लोगों के, लेकिन आज वो कमेटी में नहीं गए। वो समझते हैं कि इससे हम इस पूरा प्रोसेस को लेजिटिमाइज कर देंगे। आपके ख्याल में ये पीटीआई की मूव कैसी है? तो कर दिया ना, कल आप आए, आपने कहा जुडिशियल रिफॉर्म्स जाली हैं, लेकिन उसमें आके आपने वोटिंग में हिस्सा भी लिया। आपने जब नए की बात होती थी तो आपने खड़े होके काउंट भी करवाया अपने आप को। आप कहते हैं पार्लियामेंट जाली है, लेकिन आप उसके अंदर बैठे भी हुए हैं। यहाँ कमेटी का आप बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन कमेटी में नाम आपने दे दिए। आई थिंक पीटीआई को आप जरा बड़ा क्लियरली पहले अपने फैसले कर ले। पीटीआई इस मुझे तो क्लियरली कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। जो आपने पहली बात की कि झुकाव क्यों और किस बुनियाद पर होगा, मैं कायरा साहब से जरा चाहूंगा कि उस पर रिस्पॉन्ड कर दें। कायरा साहब, मैंने जो मालिक साहब से सवाल किया कि पैरामीटर्स क्या होंगे और पार्लियामान के जो मेंबर्स हैं वो किस बुनियाद पर फैसला करेंगे कि जजेस कौन सा जज ज़्यादा काबिल है, उनके फैसले देखे जाएंगे, उनका झुकाव देखा जाएगा। आप क्या मालिक साहब के तर्जे से इत्तफाक कर रहे हैं कि हालिया जो फैसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होंगे फैसला करने पर? ये तासर तो है, सही है जी, लेकिन बात यह है कि नेचुरली इन जज साहिबान का कंडक्ट जो है वो भी बेटर करेगा। और ये बात भी दुरुस्त है कि उस कमेटी के अंदर बैठे हुए मेजॉरिटी लोग वो सीनियर वकला हैं जो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं और जज साहिबान से बखूबी वाकिफ हैं और उनकी कैपेसिटी से भी आगाह हैं, उनके अदरवाइज कंडक्ट से भी आगाह हैं। तो ये कहना कि मेंबरान कैसे कर लेंगे उनकी असेसमेंट, मेरे ख्याल ये मुनासिब नहीं है। वो इस काबिल लोग हैं, वो सारे इन जज साहिबान से कोई कम अहल नहीं है, बल्कि इनके पास पेश होने वाले सीनियर वकला हैं। जी नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते। मेरा सवाल ये है कि उनके सामने, उनके पेश नजर क्या चीजें होंगी जिसकी बुनियाद पर उनका रिकॉर्ड होगा। चीफ जस्टिस साहब का काम, उनका जुडिशियल वर्क तो नहीं देखा जाना ना, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस देखा जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में कौन बेहतर जो है, जिनका रहा है माजी में तजर्बा किसका रहा है, यही चीजें देखी जाएंगी और क्या देखा जाना है। और पीटीआई अगर आज इस तरह सुना है कि बायकॉट किया है, अगर आज या तो उनको चाहिए था वो कमेटी के मेंबर ही ना बनते, सही, और अगर मेंबर बन गए हैं तो फिर उनको चाहिए था कि वो कमेटी में बैठते और बैठ के अपनी राय देते, वो जिस जज के बारे में भी होता। ये नहीं होगा कि आप किसी जज को कि मुझे इनकी शक्ल पसंद नहीं, इनका फैसला पसंद नहीं, आपने बाकायदा रीजन रिकॉर्ड करानी होगी कि किसी के खिलाफ अगर आप उसको मुस्तरद कर रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में, नंबर 1, नंबर 2 को या नंबर 1 को अगर आप नहीं कबूल कर रहे तो उसकी रीजन देनी होगी कि क्यों नहीं कर रहे। सही है सर। कायरा साहब जी, जो अभी तरमीम हुई हैं इसमें कुछ वकला और कुछ पीटीआई के लोग भी, अली जफर साहब ने भी सेनेट में खड़े होकर कहा था, उन्होंने कहा कि कुछ लीगल एरर्स हैं। मसलन एक नुक्ता सबसे ज्यादा जो ये उठाया जा रहा है कि अगर 13 रुकनी बेंच का एक फैसला है, उसका रिव्यू सुनना है, तो आईनी बेंच 7 रुकनी बेंच होगा, वो 13 मेंबर्स का बेंच का फैसला कैसे कर सकता है, रिव्यू कैसे सुन सकता है? ये एक नया एक्सपीरियंस है और अब क्योंकि इसकी कॉम्पिटेंस जुरिस्डिक्शन ही इस बेंच की होगी, लिहाजा इसके ऊपर वो बार नहीं आती कि 13 जजेस का या 16 जजेस का। अब कॉम्पिटेंट फोरम ही ये है, लिहाजा इसी ने सुनना है। कायरा साहब, आपके ख्याल में ये जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन बहुत अरसे से हमें दिखाई दे रही है और उसका जाहिर है एक इम्पैक्ट फैसलों पर, कौम पर और कौम के मुस्तकबिल पर ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से होता है, अब आप क्या इसको रिजॉल्व होता हुआ देख रहे हैं आइंदा दिनों में? ग्रुपिंग अगरचे अभी तक मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। ये ग्रुपिंग तो जी बदकिस्मती है, एक ऐसा इदारा जिसने सब इदारों को ओवरऑल उनके केसेस सुनने हैं, फैसले देखने हैं, जिसका बड़ा अहम रोल है कलीदी, उस इदारे के अंदर ये डिवीजन हो कि जज साहिबान के ग्रुप बन जाएं, वो एक दूसरे से मुलाकात न करें, हाथ न मिलाएं और वजाहत के साथ ये हो कि फलां ग्रुप इस तरफ है और फलां ग्रुप इस तरफ है। ऐसी सूरत में मेरा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा कि जी पहले जुडिशरी को अपना घर ठीक करने की जरूरत है, किसी और को कुछ कहने, उसको बुलाने, उससे उसके बारे में जजमेंट देने से पहले उन्हें अपने घर के अंदर अपनी इखलाकी हैसियत को दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये बदकिस्मती से अभी इस सारे अमल से भी ये खत्म नहीं होगा। सही है कायरा साहब, ये जो होना चाहिए जी जज साहिबान को इस पे बैठना चाहिए, उनको
खुद अपने तौर पे या जज साहबान के अंदर से कुछ लोग, अगर सारे नहीं भी बैठते तो कुछ लोग तो बैठे ना। अगर पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहबान जो 62, 63, 64, 65 साल के हैं, अगर वो अपने इतने तजर्बे, इतने ठंडे दिमाग वाले, इतने जिनसे जो तवक्को की जाती है स्टेज पे पहुंच के, अगर वो अपने बाइसेस पे काबू, अपने गुस्से पे काबू, अपने जो इन चीजों पे नहीं कर सकते तो फिर फैसले कैसे ले सकेंगे जी? सही है। ये सर जो आईनी तरमीम हुई है, अब इसमें एक एतराज़ मुसलसल ये लगाया जा रहा है कि जी ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, कुछ लोगों को उठाया गया, कुछ के फैमिली मेंबर्स को उठाया गया। खुद कासिम रोजो साहब ने, उनके पार्टी हेड ने भी उनके बारे में कहा और ख़ुद उन्होंने भी बयान दे दिया कि जी मुझ पर बहुत दबाव था और मुझसे ज़बरदस्ती ये कराया गया है। और बिलावल साहब ने जलसे में खड़े होकर जो 18 तारीख को कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हिमायत ना मिली तो फिर मैं ब्रूट मेजोरिटी के साथ करने पर मजबूर हूँगा। इससे क्या मुराद है? ये जो बिलावल साहब की ये स्टेटमेंट थी, क्या वही हुआ है अल्टीमेटली पे? देखिए, सियासी जलसों में तलखी पे बातें की जा सकती हैं, वो हो जाती हैं, उसको इस रंग मत लीजिए। रही बात ये कि किसी मेंबर का बाजू मरोड़ के उसको लालच दे के इतने करोड़, इतने अरब, पता नहीं कितने अरबों के इल्जाम थे, क्या किसी ऐसे मेंबर ने जो पीटीआई का था उस दबाव में उसने वोट डाला है? है कोई ऐसा मेंबर? तो पीटीआई ने नहीं डाला, लेकिन पीटीआई ने बहरहाल अपने उन मेंबर्स के बारे में कार्रवाई इनिशिएट कर दी है, उनको शोकॉज नोटिस जारी करने की, क्योंकि उनकी तहकीक ये है कि जी देखिए ना, गवर्नमेंट ने वोट डलवाने थे, गवर्नमेंट ने बंदे उठा लिए, गवर्नमेंट ने फलान कर लिया, ये सारा कुछ इल्जाम बीएनपी के लोगों ने वोट किया दे दी। अगर उनके लोगों ने वोट दिया है तो फिर तो उस आर्गूमेंट में कोई जान होगी। अब जैन कुरैशी साहब के बारे में भी ये था कि उनको उठाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने वालिद साहब के कहने पे ज़ेरे ज़मीन था। बाकी भी इस तरह है। अगर उनके जान आर्गूमेंट में कोई वजन होता, कोई एक बंदा भी उन मेंबर्स में जिन के बारे में था कि उनके घरों पे हमले हुए, उनके बच्चों को उठाया गया, फलां किया गया, अगर ऐसा है था और वो वोट डालते तो फिर समझ आती कि हाँ ये तो बड़ा मजबूरी का आलम था, ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने तो वोट डाला ही नहीं है। लेकिन 4 ऐसे लोगों ने तो वोट डाला ना सर कौमी असेंबली में, जो पीटीआई की हिमायत से नेशनल असेंबली के मेंबर बने थे। ये आप कैसे कह सकते हैं पीटीआई के हिमायत से? क्योंकि उनकी टेक्निकल पोजीशन क्या है, वो तो अपने आजाद हैसियत से लड़े हैं। अदालत का जो फैसला आया था कि उन्होंने अपने नॉमिनेशंस में भी अपने आप को पीटीआई का जाहिर नहीं किया हुआ, तो पीटीआई क्लेम करे कि उन्होंने फलां को सपोर्ट किया हुआ है। अब उस सपोर्ट की बुनियाद पे वो हमारा पाबंद, ऐसे होता तो नहीं है। सही है। अच्छा कह रहे साहब, ये बुनियादी जो कॉन्सेप्ट था आईनी अदालत या आईनी बेंच का, वो ये था कि पेंडेंसी ख़त्म हो, जो बहुत अरसे से जो केसेस जो हैं वो रुके हुए हैं और 60,000 केसेस पेंडिंग हैं। लेकिन ये जो आईनी बेंच का क़याम है, जाहिर है ये जजेस इसी सुप्रीम कोर्ट से लिए गए हैं, वो यहाँ पर अगर ऑक्यूपाई होंगे तो वो दूसरे केसेस नहीं सुन पा रहे होंगे, तो ये जो बुनियादी पर्पज़ था पेंडेंसी के खात्मे का, वो तो नहीं हो पाएगा। जी नहीं, बेसिकली तो इशू ये है कि अदालत का मेजॉरिटी टाइम सियासी और आईनी केसेस खा जाते हैं। उसके लिए अदालत जो है, जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना काम करेगी और ये बेंच अपना काम करेगा, और इसके लिए और जजेस की तैनाती भी, उनका चुनाव भी हो सकता है जी। तो जरूरी तो नहीं है ना कि इन्हीं जजेस में से लेने। जी हाँ, वो जब तक अगर नए जजेस आ जाएं तो फिर एक अलग मामला है, लेकिन नहीं आते तो फिर तो नेचुरली आएंगे ना जी, एक नया सेटअप बन रहा है, आएंगे नए जजेस भी आएंगे। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, मोहम्मद मालिक साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपने सुना मालिक साहब की गुफ्तगू खास तौर पर कि नए चीफ जस्टिस का इंतखाब, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, किस बुनियाद पर उनको जांचा जाएगा। लेकिन कायरा साहब समझते हैं कि नहीं, जो जजेस हैं उनके माजी के रिकॉर्ड, उनके फैसले, उनकी फ़ाइलें, वो सब देखने के बाद पार्लियामान फैसला करेगी कि कौन सा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए होगा। काजी फैसल साहब ने आज एक इख्तलाफी नोट बहुत तफसील से जारी किया है रिजर्व सीट्स के हवाले से। उसमें उन्होंने क्या कहा है, जैसे मंसूर साहब पर क्या एतराज़ात उठाए हैं, 8 मेंबर्स का जो अक्सरियती फैसला था 8 जजेस का, उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें अब चीफ जस्टिस काज़ी फाइसा ने अपना इख्तलाफी नोट जारी किया है, जिसमें वो समझते हैं कि अक्सरियती 8 जजेस ने पीटीआई और इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें दायर करने की जो इजाज़त दी है वो अजीब और बेमिसाल थी। और उसी में वो कहते हैं कि अक्सरियती 8 जजेस ने अपीलें सुनने वाले 13 रुकनी बेंच से राहें जुदा करके अपनी वर्चुअल अदालत कायम कर ली। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने यह भी कहा है कि 8 जजों के 14 सितंबर के हुक्मनामे का उन्वान इन चैम्बर्स था, ताहम तमाम 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में ही नहीं थे, बल्कि कुछ तो इस्लामाबाद में नहीं थे। और ये भी इस इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि नोटिस जारी किए बगैर समाअत का मौका ना देकर और ओपन कोर्ट में समाअत ना करके कुदरती इंसाफ के तयशुदा उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है। बहुत तफसीली इसमें ये नोट है और बहुत सारे पॉइंट्स उठाए गए हैं काजी फैसल साहब की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि चूंकि अपीलों का कोई हतमी फैसला नहीं किया गया था, इसलिए ऐसा फैसला नहीं था जिसे आइन के आर्टिकल 189 के तहत बाइंडिंग कहा जाता। आइन का आर्टिकल 188 नजरसानी का हक देता है, इस हक की भी नफी की गई है। मैं इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, माहिर आइन और कानून। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। और हमारे साथ यासीन आज़ाद साहब मौजूद हैं, आप भी सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपको भी खुश आमदीद। फैसल चौधरी साहब, ये जो कहा गया है आज इख्तलाफी नोट में चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि अक्सरियती 8 जजेस जो हैं उन्होंने अपीलें सुनने वाले 13 रुकनी बेंच से अपनी राहें जुदा करके वर्चुअल अदालत कायम कर ली थी, आप इस इख्तलाफी नोट को कैसे देख रहे हैं? इस फैसले की हैसियत कानूनी तौर पे तो कुछ भी नहीं है, वो महज कागज का टुकड़ा है। अक्सरियती फैसला ही फैसला समझा जाता है कानून के मुताबिक। चलें फैसल साहब, ये तो आप उनके चलें कंडक्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कानूनी नुक्ते उठाए हैं जिसमें वो समझते हैं कि ये तो वर्चुअल अदालत बना ली थी क्योंकि वो तो वहां पर थे ही नहीं और वजाहतें जारी कर रहे थे बगैर नोटिस किए। तो ये जो वीडियो लिंक होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या होता है? ये जो कराची रजिस्ट्री से बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के सुनते हैं, क्या वो वर्चुअल अदालत नहीं होती? क्या फिर जज जो है वहां पे बैठे होते हैं? ये क्या बचगाना बात है? ना इसका कोई सेंस है, ना इसका कोई रेफरेंस है, ना कोई इसकी बैकग्राउंड नहीं है। ये तो फजूल गुफ्तगू है जिसकी डिस्कशन करना मैं समझता हूँ कि टाइम का ज़या है। हमें तो कोई सब्सटैंशियल गुफ्तगू करनी चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट के इदारे को, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को जो है वो कुछ स्ट्रेंथ मिल सके। तो वक्त का ज़या है और कीमती वक्त होता है लोगों का, बिल्कुल हमें ज़ाया नहीं करना। चलिए मैं इस पर अब जो आप दूसरा मामला है उस पर भी आता हूँ, लेकिन इस पर एक राय मैं यासीन आज़ाद साहब से ले लूँ। यासीन साहब, जो बहुत सारे माहिरीन कानून है उनकी राय यह है कि दोबारा नोटिस करना या दोबारा चैम्बर में दोबारा आपको ओपन कोर्ट में समाअत करना, इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि फैसला जारी किया गया था और कहा गया था इलेक्शन कमीशन से कि अगर आपको फैसले की समझ ना आए तो आप अक्सरियती जजेस से रब्ता कर सकते हैं, वो इसकी वजाहत जारी कर देंगे। अब वजाहत जारी करना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसके लिए दोबारा से कोर्ट लगाने, दोबारा से नोटिस जारी करने और दोबारा से उसकी समाअत करने की ज़रूरत नहीं थी। ये शायद इन 8 जजेस की भी वजाहत 2 मरतबा जारी की गई है उससे यही लगता है, और एक कानूनी राय भी यही है। आप कैसे देखते हैं जो चीफ जस्टिस ने आज इख्तलाफी नोट जारी किया? देखें, इससे पहले चीफ जस्टिस साहब से भी पहले 2 जजों का जो इख्तलाफी नोट आया था, ज़रा उसको डिटेल से देख लें। उसमें उन जज साहिबान ने भी ये कहा था कि सुन्नी इताअत की हमारे सामने अपील थी और अपील को हमने डिसमिस किया, लेकिन बदकिस्मती से अपील तो सुन्नी इताअत की डिसमिस हो रही है, लेकिन सीटें जो है ना वो पीटीआई को दी जा रही हैं। पीटीआई तो मेरे नज़दीक किसी सूरत में भी अपील में पार्टी नहीं थी, ना अपना पीटीआई सुप्रीम कोर्ट गई, ना पीटीआई ने कोई पिटिशन फाइल की। इसके बावजूद उनको वो रिलीफ दे दिया गया जो मांगने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं थे। सवाल ये पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या था। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील थी उन पेशावर हाई कोर्ट की उस लार्जर बेंच के खिलाफ जो उन्होंने सुन्नी इताअत के मुताल्लिक़ कहा था कि ये रिजर्व सीटें लेने का इख्तियार नहीं रखते, लिहाजा उसको बहैसियत अपील के डिसाइड किया जाना चाहिए था, ना कि किसी और सूरत में डिसाइड किया जाना चाहिए था। जिसकी वजह से 2 जज साहिबान जिन्होंने पहले इख्तलाफी नोट लिखा था, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि ये 8 रुकनी बेंच का जो जजमेंट है ये एप्लीकेबल नहीं है और इसमें आइन का फलां आर्टिकल जो है वो सस्पेंड तस्वर किया जाएगा उनकी वजह से। आज जैसे फैज़ साहब और मंदोखेल साहब का डिटेल आर्डर आने के बाद फिर वही बात, इस बात की तस्दीक हो रही है और वो ये कह रहे हैं
कि 8 जज साहिबान ने जो कुछ किया वो उसमें क्या गलती है, और उन्होंने यहाँ तक भी उम्मीद का इजहार किया कि शायद वो 8 जजेस अपनी गलती का इतराफ़ करें और उनको करना चाहिए। अब जो सूरत हाल है, कुछ हमारे दोस्त सही है, लेकिन यासिन साहब जिस राय की आप बात कर रहे हैं, जी जी यासिन आज़ाद साहब, जिस राय की आप बात कर रहे हैं 2 जजेस की राय है, लेकिन 8 जजेस की राय इससे मुख्तलिफ है। आप क्या 8 जजेस की राय को फौकियत देंगे या 2 जजेस की राय को? नहीं, मैं तो ये बात कहता हूँ कि मैंने मान लिया कि 8 जज साहिबान ने फैसला दिया, ठीक है, शॉर्ट ऑर्डर दिया, रिव्यू पिटिशन आज दिन तक भी पेंडिंग थी। जैसे फैज ईसा ने अपने केस के शॉर्ट नोट के अंदर भी किया कि अफसोस इस बात का है कि रिव्यू पिटिशन की हेयरिंग नहीं हो सकी, जो कि अक्सरियती जजेस को कहा गया कि रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फिक्स करें और इसकी हेयरिंग करें, जो आज दिन तक हेयरिंग नहीं हुई। पहली बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने पहले एक हुक्मनामा जारी किया, जो मेरी समझ में नहीं आया कि वो एप्लीकेशन कोर्ट में फिक्स किए बगैर उसका हुक्मनामा आना मेरी समझ से बाहर था। बाद में 8 जज साहिबान ने अपना डिटेल जजमेंट दे दिया। डिटेल जजमेंट देने के बाद आपका मामला ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली आपने हुक्मनामा जारी किया, वो मुझे मेरी समझ में नहीं आया कि कौन से कानून और तरीक़ाकार के तहत आपने सेकंड हुक्मनामा जारी किया। आपने डिटेल आर्डर दे दिया। डिटेल आर्डर के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके फैसले पर अमल नहीं करता तो आप कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर सकते थे। जो आपका तरीक़ाकार आपके समझ में आता वो कर लेते। सब्सिक्वेंटली डिटेल आर्डर के बाद जो हुक्मनामा जारी किया, जिसकी भी एक्सप्लेनेशन जस्टिस फैज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान स्टाफ से पूछा कि ये सेकंड हुक्मनामा कैसे जारी हो गया, ओरिजिनल फाइल कौन थी। मेरा ख्याल यह है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक जजेस की बात करते हैं। जिसके हक में फैसला हो बहुत अच्छा, जिसके हक में नहीं है। बदकिस्मती इस मुल्क की यह है कि हर आदमी अपनी जुरिस्डिक्शन से हट कर काम कर रहा है, चाहे वह हमारी अदलिया हो। अदलिया के उन 8 जज साहिबान का फैसला मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि PTI बैसियत पार्टी आपके सामने मौजूद नहीं थी। आपने कौन से कानून के मुताबिक उनको रिजर्व सीटें दी, और आज भी उन रिजर्व सीटों का झगड़ा अपनी जगह पे मौजूद है। तो इस तरह टाइप के जजमेंट से जो आईनी बुरान होता है, आपको पता है पहले नईमान अफगान साहब ने और जो दूसरा इख्तलाफी नोट आया था, उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा था कि 8 जजों के फैसले पे अमल करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कौन कह रहा है? मैं और आप नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज कह रहे हैं आपके। सही है, लेकिन सर 2 जजेस कह रहे हैं ना, मेरा फिर वही सवाल है कि 2 जजेस कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन 8 जजेस कह रहे हैं कि ज़रूरी है। तो ये तो एक सीधी सी बात है कि जो अक्सरियती जजेस होते हैं जो वो कह रहे हैं उसकी बात मानी जाती है। लेकिन फैसल चौधरी साहब, एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस ने बार बार जोर दिया है, और वो उन्होंने कहा उस वक्त भी जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी वजाहत 9 सवाल उनके सामने रखे थे और पूछा था कि इसका जो है वो नोटिस कब जारी हुए, समाअत कब हुई, समाअत के लिए मुकर्रर कब हुआ, ऑर्डर कैसे जारी हुआ, ऑर्डर कहाँ जारी हुआ, क्या अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया। ये सारे सवाल उस वक्त भी 9 सवाल पूछे गए थे। आज भी वो अपने तहरीरी ऑर्डर में, ये इख्तलाफी नोट में वो लिख रहे हैं कि नोटिस जारी किए बगैर समाअत का मौका ना देकर और ओपन कोर्ट में समाअत ना करके ये कुदरती इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई। क्या आपके ख्याल में वजाहत जारी करने के लिए ओपन कोर्ट में समाअत का दोबारा होना जरूरी था या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें ये लिखा गया था, मैं समझता हूँ कि वजाहत करने का जो ये अपॉर्चुनिटी थी ये सुप्रीम कोर्ट को देनी नहीं चाहिए थी। उनको तो सिंपल उनको कहना चाहिए था कि जाके जिसकी सीटें बनती हैं वो जाके दें। देखिए, अगर ये एतराज़ है कि PTI को सीटें कैसे मिली हैं, तो फिर मेरा ये सवाल पूछना बनता है कि किस कानून के तहत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपने वो सीटें जो बंदर बांट, जो माले गनीमत समझ के बाकी के जमातों को बांट दिया, वो किस कानून के तहत किया? उसकी कौन सी प्रोविजन है, उसकी कौन सी लॉजिक है, यानी उसकी कौन सी आईनी बैकिंग है जिसके ऊपर आपने वो तकसीम की। और एक 2/3 अक्सरियत का मंसूबा तो ये था कि रिजर्व सीटें जो हैं वो 2/3 अक्सरियत के लिए इस्तेमाल हों। और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो जूरिस्प्रूडेंस ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में होती है कि जो ये 8 मेंबर अक्सरियत इस्लाह है वो बुनियादी तौर पे विल ऑफ पीपल को सामने रख के दिया गया है। यानी जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिली हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसका सीटें हक बनती थी, उसको दे दिया गया। अब आप ये जो बात है
इसकी तो कॉन्ट्रोडिक्शन जो है ये काजी फायज इसाक और मंदोखेल साहब का जो नोट आया था शॉर्ट जजमेंट में, उसमें इन दोनों जजेस ने पीटीआई को, बल्कि आज के फैसले में भी एक पैरा लिखा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, तो बुनियादी तौर पे उनका पार्लिमानी पार्टी बनाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पीटीआई का, वो उन्होंने छीन लिया। नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो शायद बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएं। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।